अपना एक लेक्चर है, उसको उसको देना है। तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे सभी प्रतिभागी साथी और रहेंगे। और मुझे मालूम है कि आपका व्याख्यान हमेशा अच्छा रहा है, और आपको मैंने मध्य भारती के अलग अलग अंकों में जो आपका गांधी पे और भी सभ्यता विमर्श पे, नेहरू पे आपने जो लेख लिखे हैं उनको मैंने पढ़ा है, और आपने बहुत गहराई से और गांधी को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। तो मैं डॉक्टर संप्रिया चटर्जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और उनका इंट्रोडक्शन करें। Thank you, sir. Hello, everyone. Namaskar. This is Dr. Shampriya Chatterjee, Assistant Professor of Bengali, Golshi Mahavidyalaya, West Bengal. I welcome Professor Vishwanath Mishra on behalf of HRDC Sagar. At present, he is an Associate Professor, Department of Political Science, Arya Mahila PG College, Varanasi. He has received many awards. The fields of his interest are political thought, political theory, and Indian textual tradition. He has published 5 books. He has written many articles in peer-reviewed journals. He has been a member of many editorial boards. His academic and administrative experience is very wide. His field of work is very wide. His humble mentality is like a fruitful tree of proverbs and a virtuous man. We are fortunate to have him among us. So once again, I welcome you, sir, and over to you, sir. Thank you. थैंक यू। मैं पंकज जी का आभारी हूँ और आप सभी सहभागियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले पंकज जी का जहाँ व्याख्यान होने जा रहा है वहाँ के लिए उनको शुभकामनाएं दे देता हूँ, और मैं आभारी रहूंगा आज के अपने व्याख्यान में। धन्यवाद उन सभी लोगों का, उन विचारकों का जिनकी किताबों से मैं कुछ अंश लेकर के अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हम लोग आज जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं उसको अंग्रेजी में हम कहें तो कहेंगे गांधी इन कंटेम्पररी डिस्कोर्स, और हिंदी में इसे हम कहना चाहें तो कह सकते हैं समकालीन विमर्शों में गांधी की स्थिति। वैसे यदि इस विषय पर आप एक लंबा और संपूर्ण मेरा ही लेख पढ़ना चाहें तो पश्चिमी ज्ञानोदय के वैचारिक संकट मेरी एक किताब ऑक्सफोर्ड से है, उसका लास्ट चैप्टर इसी पर लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं उन चीजों की चर्चा नहीं करूंगा जो मैंने उस किताब में लिखा हुआ है, बल्कि उसके बाद जो चीजें डेवलप हुई हैं पेंडेमिक के आसपास या इसके पहले से, थोड़े पहले से, हम उसके इर्द गिर्द गांधी को रख के देखने की कोशिश करेंगे। और जब हम ऐसा प्रयास कर रहे होंगे तो हम गांधी को एक विचारक के रूप में रखेंगे और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में एक नेता के रूप में गांधी की जो भूमिका रही है उस पर हम बहुत से मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे। इसीलिए ये बात मैं शुरू में ही आपसे कह देना चाहता हूं कि जब मेरे लेक्चर के बाद आप हमसे सवाल करें तो आपके सवाल भी तीर की तरह पिन पॉइंटेड होने चाहिए और उसको फोकस्ड होना चाहिए गांधी एक विचारक के रूप में, क्योंकि हम जो बातचीत करने जा रहे हैं उस बातचीत का केंद्र ही विचार है, और खास करके जो समसामयिक विचार है। आइए हम अपनी बात की शुरुआत करें। तो चूंकि पंकज जी इतिहास विभाग से हैं और यह जो विभाग इस कार्यक्रम को आयोजित किया हुआ है वह भी इतिहास विभाग की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मैं एक इतिहासकार के साथ ही अपने बात की शुरुआत करना चाहूंगा। आप सभी लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं या प्रबुद्ध पढ़े हुए लोग हैं वो आरजी कॉलिंगवुड का नाम सुने होंगे। आरजी कॉलिंगवुड ने 20वीं शताब्दी के लगभग शुरुआती दौर में यह लिखा था कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में विज्ञान जितना महत्वपूर्ण रहा है
20वीं और 21वीं शताब्दी में इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। कॉलिंगवुड की इस भविष्यवाणी को मार्क्स के द्वारा की जा रही इतिहास की भौतिक व्याख्या और उसके वैश्विक प्रभाव के आलोक में देखा जाता रहा है। मार्क्स ने इतिहास की कब्र से जिंदा लाशों को सामने लाकर रख दिया था। मैं यहां जो बात कह रहा हूं उसको कहने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं फिर से उस वाक्य को दोहराना चाहूंगा। मैंने कहा मार्क्स ने इतिहास की कब्र से जिंदा लाशों को सामने लाकर रख दिया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, बुर्जुआ सर्वहारा की तानाशाही, एलिनिएशन, वर्ग संघर्ष, ये सब कुछ ऐसी ही चीजें थी। और 1990 में आकर के दुनिया को ऐसा लगने लगा कि इन जिंदा लाशों से शायद अब दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। और वैश्वीकरण जो उसी दौर में सामने आती है, उसके साथ यह एक आशा बनी कि इस वैश्वीकरण के जरिए जो पूंजीवाद के अपने अंतर विरोध रहे हैं, शायद वह उन अंतर विरोधों से अपने आप को मुक्त कर लेगा और हम एक ऐसी दुनिया में प्रविष्ट होंगे, पूंजीवाद एक ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर वह मानवीय सभ्यता के लिए शांति, विकास, सद्भावना इत्यादि लेकर के आएगा। लेकिन जब हम 2020 और 2021 में लगभग 18 महीने होने जा रहे हैं, इस पैंडेमिक को देखते हैं और इस पैंडेमिक में जो कुछ हो रहा है उसके आधार पर हम एक इतिहासकार को ही उदाहरण लेते हैं, हॉब्सबॉम को। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है एज ऑफ एक्सट्रीम्स, जिसमें उन्होंने लिखा कि 1914 से वो लगभग 97 के बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया में मानवीय निर्णयों से 17 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग मारे गए। मैं उसको बढ़ा करके अब 20 करोड़ के आसपास कर देता हूं, जिसमें पैंडेमिक में मारे गए लोग और जो दुनिया भर में युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी जो लोग मारे जा रहे हैं, उनको इसमें शामिल कर लेता हूं, तो यह संख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस हालत में जीते हुए भी हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। 20 करोड़ लोग मारे जा रहे हैं, मानवीय निर्णयों से मारे जा रहे हैं। यह संख्या इससे भी बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें जो पारिवारिक हिंसा में मारे जाने वाले लोग होते हैं, जो आपराधिक हिंसा में मारे जाने वाले लोग होते हैं, वो शामिल नहीं है। और तब भी हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। और जब मैं आज यहां ऐसा कह रहा हूं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो इस शब्दावली का प्रयोग मैं उस अर्थ में नहीं कर रहा हूं जिस अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल आजकल भारतीय राजनीति में किया जाता है, बल्कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल उस अर्थ में कर रहा हूं जहां पर हम जाने अनजाने या बाध्यता मूलक तरीके से डार्विन के विकासवाद को मानवीय सभ्यता का परम तत्व मानकर अपने आप को विकल्पहीन बना चुके हैं। आप सभी डार्विन के विकासवाद से परिचित हैं। उसकी पुस्तकों का तमाम जगह जिक्र भी आता है, आपने भी किया होगा और आपने भी पढ़ा होगा। ये उसकी किताब है और इस किताब की जो खासियत है वह यह है कि इस किताब ने दुनिया को एक ऐसी दुनिया बना दिया है जिसे हम शायद मानवीय दुनिया नहीं कह सकते।
पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे मार्क्सवाद हो चाहे पूंजीवाद हो, दोनों का ही पथ प्रदर्शक यही ग्रंथ है। दोनों ही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में विश्वास करते हैं। फर्क यह है कि जो पूंजीवाद है वह फिटेस्ट की जगह पूंजीपतियों को रखता है, बुर्जुआ को रखता है, और फिटेस्ट की जगह मार्क्सवाद सर्वहारा को या मजदूरों को रखते हैं। मतलब यह जो सभ्यता बोध है उदारवाद का, पूंजीवाद का और मार्क्सवाद का, वह एक ही जैसा है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और पिछली शताब्दी के शुरुआत में और पिछली शताब्दी के मध्य में दो बड़े सभ्यता समीक्षकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में एक हिंसा का युग आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं स्पेंगलर की और टाइनबी की। जब स्पेंगलर और टाइनबी ऐसी बातचीत किए तो दुनिया में इसकी जो व्याख्या की गई वह इस तरीके से की गई कि इनकी जो व्याख्या है, यह जो चेतावनी दे रहे हैं, वह चेतावनी मार्क्सवाद के खिलाफ दी जा रही है। लेकिन जब मार्क्सवाद का अवसान हो गया, उस अवसान के बाद आज अपने समय में हम क्या देख रहे हैं? मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए राजनीतिक मुद्दों पर मैं बातचीत करता हूं। आज हम जो कुछ अफगानिस्तान में देख रहे हैं, आज हम ऑस्ट्रेलिया का फिर से एक सैन्यीकरण देख रहे हैं जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका उसका सहयोग करने वाले हैं, कर रहे हैं। हम दुनिया में एक चीन के जरिए अब नए शीत युद्ध की शुरुआत को देख रहे हैं, जिसमें अब रूस भी कह रहा है चीन को कि यदि परमाणविक पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है तो हम यह परमाणविक पनडुब्बी आपको देंगे। ये सारी चीजें यह दिखाती हैं कि पूंजीवाद अपने अंतर विरोधों से अभी मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन पूंजीवादी ताकतों को दो बार दुनिया भर में सबसे अमानवीय इतिहास गढ़ने के बाद यह पता चल गया है कि अब उन्हें अपने जमीन पर युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया बनाने चाहिए जो यूरोप और अमेरिका के जमीन से अलग हो, वहां पे लड़ाई लड़ी जाए। पूंजीवाद जब भी आंतरिक संकट में पड़ता है तो उसको उस आंतरिक संकट से बचाने के लिए युद्ध की जरूरत पड़ती है। यह भी एक स्टेब्लिश फैक्ट है। तो यह जो नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, जो सैन्यीकरण की प्रवृत्ति दुनिया में बढ़ रही है, यह एक बहुत छोटा खतरा है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि यह बहुत छोटा खतरा है, तो मैं इस बात के प्रति सचेत हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि किन्हीं लोगों के माइक ऑन है, इसकी वजह से आवाज बहुत इको कर रही है। कृपया उसे यदि शांत म्यूट कर लें तो मुझे सुविधा होगी। तो ये छोटे खतरे हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इससे बड़े खतरों की ओर दुनिया के समसामयिक विमर्शों में हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। आपने स्टीफन हॉकिंग्स की रचना पढ़ी होगी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, या युवाल नोआ हरारी को पढ़ा होगा। युवाल नोआ हरारी हिस्टोरियन है और वो भी एक साइंटिस्ट की बात को एंडोर्स करते हुए दोनों जो एक बात पर सहमत हैं, वो कहते हैं कि या तो मानव जाति को अपनी आबादी आधी कर लेनी चाहिए, या तो 200 वर्षों के भीतर दूसरे ग्रहों पर बस जाने का पूरा प्लान कर लेना चाहिए, व्यवस्था कर लेनी चाहिए, वैसी क्षमता अर्जित कर लेनी चाहिए, या फिर डायनासोर की तरह हमें अस्तित्वहीन हो जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक बड़ा खतरा है। ये समसामयिक विमर्श के
एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दुनिया भर में काफी कुछ लिखा जा रहा है। यह जो ग्लोबल डिस्कोर्स में इस तरीके से चीज लिखा जा रहा है, जिसमें अब ये बात आने लग गई है कि मानव जाति को दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसा लेना चाहिए, इस विचार के पीछे एक ज्ञान होता है, और वह जो ज्ञान है वह वही डार्विनियन इथिक्स और विनर मैन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसको पश्चिम ने अपने ज्ञानोदय के बाद बहुत जोर शोर से प्रसारित किया, यह कहकर प्रसारित किया कि विनर मैन और यथार्थवाद ही वास्तव में सबसे अधिक तार्किक और सबसे अधिक व्यावहारिक बौद्धिकता के प्रतीक है। ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन जो हमारा कंटेम्पररी डिस्कोर्स है उसमें यह बात भी सामने आती है कि जो विनर मैन का कॉन्सेप्ट है, जो रियलिज्म है, जो बिहेवियरिज्म है, वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा घिसी पिटी, अतार्किक और बिल्कुल अव्यावहारिक बातों से जन्म लेती है। इसकी शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन यह अपने आप को धन, शस्त्र और पॉलिटिकल पावर, स्टेट की जो अथॉरिटी है, उसका जिस तरीके से कारपोरेट हाउसेस के फेवर में इस्तेमाल किया जाता है, उसके वजह से वह अव्यावहारिक बातें, वह झूठी बातें, वह अतार्किक बातें आज एक सत्य बन गई है। इस झूठ के खिलाफ जब यह अपने शैशवावस्था में ही है, तो हमें बुद्ध, सुकरात, शंकराचार्य, व्यास, वाल्मीकि, मार्कंडेय ऋषि, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब सभी सचेत करते रहे थे। ये सभी लोग इस धरती को योग भूमि बनाना चाहते थे, लेकिन मानव जाति ने क्या किया? इन प्रतीकों को भोग लगा करके समझा कि वास्तव में यही योग है। समझिए मैं क्या कर रहा हूं। उन प्रतीकों के सामने लोग कुछ भोग रख देते हैं और समझते हैं कि वास्तव में यही योग है, और इसकी वजह से जो चेतावनी हमको दी गई थी सभ्यता के उन्नायकों के द्वारा, सभी सभ्यताओं में, उसको लोगों ने नहीं माना। अब हम यह विचार करें कि जो यह दुनिया को एक भोगवादी दृष्टि से देखने की, भोग भूमि बना देने की प्रवृत्ति विकसित हुई है, इस प्रवृत्ति के विरुद्ध या इस प्रवृत्ति के साथ हमारी सनातन परंपरा कहां पर खड़ी है? क्या वह इस प्रकार के भोगवाद का समर्थन करती है? क्या वह इस प्रकार के झूठ का समर्थन करती है? या सनातन सभ्यता के पास, सनातन संस्कृति के पास कोई वैकल्पिक सभ्यता बोध है, कोई वैकल्पिक सभ्यता दृष्टि है, और उसके जरिए एक किस तरह के भारत बोध का विकास हो सकता है? हमें इस पर विचार करने की जरूरत होती है। आधुनिक काल में कोई एक आदमी यदि पूरी शिद्दत के साथ और सबसे अधिक उस परंपरा का अपने जीवन में, अपने कर्मों में और अपने विचारों में समावेश करके आगे बढ़ता है, तब वह गांधी है। मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं कि एकमात्र गांधी ने ही ऐसा कार्य किया। यहां मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय से एक पंक्ति का स्मरण दिलाना चाहूंगा, जहां वीर रस के उस कवि ने, राष्ट्र कवि ने गांधी के बारे में लिखा कि जिस स्वप्न के दृष्टा विवेकानंद हैं, उसी स्वप्न को साकार करने के अभियंता गांधी हैं। यह एक दूसरा डिस्कोर्स है, कंटेम्पररी डिस्कोर्स है, जो मनुष्य के उस अवधारणा को मूल में नहीं रखता है जिस अवधारणा को
रेनेसा ने मूल में रखा था। और आपको पता है, आप परिचित होंगे, आप मैकियावेली से लेकर आगे चलिए, हॉब्स पर आइए, लॉक पर आइए, बेंथम पर आइए, मिल पर आइए, और आगे चल करके जॉन रॉस तक आ जाइए। इन सभी लोगों ने मनुष्य का जिस तरीके से चित्रण किया है उसमें कुछ बातें कॉमन हैं, और वह यह है कि मनुष्य एक अहिस्टोरिकल, असोशल, सेल्फिश और बहुत ही क्रूएल किस्म का जीव है। फर्क यह है कि यह रैशनल है। इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग भारत में कहते हैं करेला नीम चढ़ा, तो सारी की सारी विवेकशीलता का प्रयोग वह किसके प्रदर्शन के लिए करेगा? जाहिर सी बात है, अपने स्वार्थ का प्रदर्शन करने के लिए करेगा, अपने इगोइज्म का प्रदर्शन करने के लिए करेगा। और चूंकि विवेकशील है इसलिए उसको इस तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसे हमको वह लगे कि वही जायज है, वही वैध है, वही एकमात्र है, वही वरेण्य है, और उसी से मानव जाति का कल्याण हो सकता है। इस झूठ को रेनेसा के बाद 300 साल तक, लगभग 300 साल में जिस तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई और उसके जरिए मानव जाति के 2 लाख साल के इतिहास को बदल करके रख दिया। किस तरीके से बदला? ताकि मनुष्य का जो इतिहास है वह रक्त रंजित इतिहास सामने दिखाई पड़े। वह दिखाई पड़े कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, हिंसक है, झगड़ता रहता है। मनुष्य का ऐसा इतिहास बनाने की कोशिश की गई। यह बात मैं बहुत सचेत रूप से कह रहा हूं। और इसी साल मई 2021 में ये एक नई किताब आई, रुथखेर बर्गमान की ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री। मई में आई है। इस वक्त यह दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। इस किताब में यह जो पॉपुलर प्रोजेक्शन था ह्यूमन काइंड के इवोल्यूशन का, उसके हिस्ट्री का, उसने उसको तोड़ कर रख दिया। और इतने अच्छे तरीके से तोड़ के रख दिया कि हरारी जैसे राइटर को, जो कि डार्विन के इतिहास लेखन का एक नया प्रारूप है, उसको यह कहना पड़ा कि इस किताब ने मुझे एक गंभीर चुनौती दी है और मानव जाति के इतिहास को समझने का एक नया नजरिया दिया है। मिश्रा सर, हेलो। है। और इस डिस्कोर्स में जिस तरीके से मनुष्य को परिभाषित किया गया, मनुष्य के इतिहास को दिखाया गया और उन्हीं अध्ययनों के माध्यम से दिखाया गया जिन अध्ययनों का प्रयोग करके डार्विन के आगे हरारी तक लोग लिखने का प्रयास करते रहे, वह एक आंख खोलने वाली, एक नई विजन देने वाली दृष्टि है। यह अलग बात है कि बर्गमान को इंडियन ट्रेडिशन की जानकारी नहीं है, वह इसमें पला बढ़ा हुआ आदमी नहीं है। अदरवाइज वह संभव है कि वही बातें करता कंक्लूजन में, जो बातें हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में कही गई हैं, जो बातें हमारे यहाँ महाभारत जैसे युद्ध को कंक्लूड करने के बाद लिखा गया है, या जैसी बातें हमारे यहाँ रामायण इत्यादि में कही गई। यह एक दूसरा पक्ष है ना डिस्कोर्स का, यह कंटेम्पररी डिस्कोर्स का पार्ट है। इसी कंटेम्पररी डिस्कोर्स में मैं एक और दूसरी रचना का नाम लेना चाहूंगा। वह है ये दूसरी किताब यानिस की, यानिस वारवाफोकिस। इसने लगभग 2017 के आसपास ये किताब लिखी। किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म टॉकिंग टू माई डॉटर। यह दुनिया का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है और इसने अपनी इस किताब में लिखा कि मुद्रा जैसी अव्यावहारिक चीज मानव जीवन के इतिहास में कोई नहीं रही है। लेकिन आज आप देखिए, उस अव्यावहारिक चीज के बिना मानव जाति के इतिहास की, मानव जाति के
वर्तमान की और मानव जाति के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमें उस मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है जिस मैकेनिज्म के जरिए बिल्कुल अव्यावहारिक चीजों को व्यावहारिक बना दिया गया। ये दूसरी किताब का जिक्र किया था। एक तीसरी किताब है, तीसरी किताब 2020 में आई, दुनिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखा, माइकल सैंडल ने, और इस किताब का नाम है टिरेनी ऑफ मेरिट कोलन व्हाट्स बिकम ऑफ द कॉमन गुड। जब आप गांधी को पढ़ते हैं, गांधी के हिंद स्वराज को पढ़ते हैं और उसमें वकीलों और डॉक्टरों की आलोचना के संदर्भ में जो 2 कंटिन्यूड चैप्टर लिखे गए हैं, एक भारतीय मन उसकी जो आलोचना करता है, जो कभी कभी बहुत सेक्टेरियन तरीके से करता है, जिसमें डॉक्टर और वकील ही दिखाई पड़ते हैं उसको। वास्तविकता यह नहीं है और न ही गांधी का वह आशय था, बल्कि उस चैप्टर के माध्यम से गांधी यह इस्टेब्लिश कर रहे थे कि जो स्पेशलाइजेशन की बात है, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात है, वह किस तरीके से एक टिरेनिक रिजीम इस्टेब्लिश करती है। उसी चीज को देखिए माइकल सैंडल 2020 में आकर के इंडोर्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक चौथी किताब, और आज की बात के लिए अंतिम किताब का जिक्र करूंगा, 1951 में ही लिखी गई हन्ना आरेंड के द्वारा, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। यह जो ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है, हन्ना आरेंड की है। हन्ना आरेंड दुनिया की एक महान पॉलिटिकल फिलोसोफर है। इसमें इन्होंने ऑटोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म के बीच में अंतर किया और कहा, एस्टेब्लिश किया कि जब जनता खुद ही अपने ऊपर हिंसा करवाने के लिए आमादा हो जाती है, सुन के बड़ा आपको अजीब लग सकता है, फिर से इसीलिए बोलता हूं इसको, कि जब जन समूह अपने ऊपर हिंसा कराने के लिए खुद ही आमादा हो जाती है, तब टोटलिटेरियनिज्म का जन्म होता है। और यह जो टोटलिटेरियनिज्म है, वह प्राचीन समाजों की विशेषता नहीं है, वह ऑर्गेनिक सोसाइटीज की विशेषता नहीं है, बल्कि वह मास सोसाइटी की विशेषता है, जिसको हम लोग सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में एक दूसरा टर्म भी देते हैं और कहते हैं कि वह मैकेनिस्टिक सोसाइटी की विशेषता है। मतलब जनता को, ये जनता के दिमाग के ऊपर इस तरीके से कब्जा कर लिया जाता है कि उसको अपना शोषण दिखाई नहीं पड़ता है। और यदि आप पोस्ट मॉडर्न लेंसेज से देखिए, जिसकी ओर फूको और दरिदा इशारा करते हैं, तो यही राजनीति की सफलता है कि जहां राजनीति अपने वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक चरित्र को छुपा लेती है। ये एक डिस्कोर्स का एरिया है जहां पर गांधी की चर्चा होती है, जहां पर गांधी की प्रासंगिकता समझ में आती है और गांधी के जरिए पूरे सनातन सभ्यता की, सनातन परंपरा की, ज्ञान दृष्टि की एक प्रासंगिकता समझ में आती है। एक तीसरा भी डिस्कोर्स है जहां पर गांधी उभर करके सामने आते हैं, और वह जो तीसरा डिस्कोर्स है वह सबसे अधिक विवादास्पद है। और दुर्भाग्य यह है कि वह भारत में इस वक्त सबसे लोकप्रिय है, खास करके गांधी को लेकर के। मैं बात करने जा रहा हूं ओरिएंटलिस्ट राइटर्स की। एक सामान्य भ्रम होता है भारतीय बुद्धिजीवियों में कि ओरिएंटलिज्म जैसी चीज तो एक उपनिवेशवाद के समय की चीज थी और धीरे धीरे वह कम होती जा रही है। पर उस समीकरण को समझ लेने के लिए जरूरी है कि हम यह जानने की कोशिश करें कि क्या वजह थी कि 1987 ईस्वी में जब ओरिएंटलिज्म लिख दी गई और लगभग 93 के आसपास जब हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा,
तो एक नया चैप्टर जोड़ करके एडवर्ड सईद ने फिर से क्यों एक नया एडिशन निकाला ओरिएंटलिज्म की, जिसमें उन्होंने मास मीडिया और ओरिएंटलिज्म की चर्चा की। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट मेंटलिटी है, जो औपनिवेशिक शासकों को वैधता प्रदान करती थी और पूर्व को बड़े ही विद्रूप रूप में प्रस्तुत करती थी, वह भी गांधी को एक नजरिए से देखती है, जिसमें वह गांधी को नपुंसक, कायर, डरपोक, स्त्रैण यानी कि फेमिनिन कह के बुलाती है। क्या बता रहा हूं मैं कि यह जो गांधी को लेकर के प्रोजेक्शन है, वह प्रोजेक्शन किसका है? वह प्रोजेक्शन ओरिएंटलिस्ट लोगों का है। और ओरिएंटलिस्ट कैटेगरी में वामपंथी भी आते हैं, दक्षिणपंथी भी आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि भारत में जो लोग डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंडसेट्स की बात कर रहे होते हैं, वही लोग जब गांधी के ऊपर प्राच्यवादियों के द्वारा लगाए गए उस तरह के आक्षेप को या वामपंथियों के द्वारा लगाए गए उस तरह के आक्षेप को इंडोर्स करते हैं और गांधी के बारे में उन्हीं चीजों को दोहराते हैं, तब वास्तव में वह गुलामी का परिचय दे रहे होते हैं या स्वतंत्र चेतना का परिचय दे रहे होते हैं। यह विचारणीय है। और यह इसलिए भी विचारणीय है कि जब हम विनर अप्रोच से किसी ट्रेडिशन की व्याख्या करते हैं, जिस तरीके से यूरोप ने अपने आप को किया, तो वह सिविल सोसाइटी के मिलिटराइजेशन की व्याख्या होती है, वह सेमेटाइज्ड व्याख्या होती है, वह प्रोसिलिटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली व्याख्या होती है। तो क्या उसी टेंडेंसी से, विनर अप्रोच से, वीर भाव से, रिपु भाव से ये शब्दावलियां आजकल भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में जो बातचीत चल रही है उसमें बार बार दोहराई जाती है? तो भाई ऐसी व्याख्या तो करके रखा ही है, यूरोप ने अपने को उसी तरीके से पहचाना है। तो क्या यूरोप यदि हमारा एक शत्रु है या हमारा प्रतिपक्ष है, तो उससे लड़ने के लिए हमको उस शत्रु का स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए, या हमको उसी सनातन भूमि पर खड़े होकर के, उसी सत्य की भूमि पर खड़े होकर के अपने भारत बोध को पहचानना चाहिए? ये तीन कंटेम्पररी डिस्कोर्स गांधी को लेकर के दुनिया भर में और भारत में अभी चल रहे हैं। इन संदर्भों में अब हम गांधी को रखते कहां हैं, देखते कहां हैं, हम आज उसी की बातचीत करने वाले हैं। और अब फिर से हम आपको वापस लेकर के आएंगे रुथखेर बर्गमान के ऊपर, ये जो किताब में पहली आपको दिखाया था। रुथखेर बर्गमान ने यह स्थापित किया कि मानव जाति का जो इतिहास है वह रक्त रंजित इतिहास नहीं है, वह युद्धों का इतिहास नहीं है। और ऐसा साबित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के तमाम गुफाओं से जो टूटी हुई सिर की हड्डियां लाके दिखाई जाती हैं रिसर्चर्स के द्वारा, उसमें एक डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। सिर पर वार करके सिर को तोड़ देने की प्रवृत्ति होमो इरेक्टस में थी, होमो सेपियंस में नहीं थी। तो यह जो युद्ध का चित्रण ऐसे किया जाता है, उसमें एक बारीक फर्क सिर्फ निकाल लें तो वह जो व्याख्या है वो ध्वस्त हो जाती है। रुथखेर बर्गमान यह स्थापित करते हैं कि वास्तव में जिन खोपड़ियों को दिखाया गया है वह होमो सेपियंस अपने आपसी समुदाय में लड़ करके नहीं मरा है, बल्कि वह उनसे लड़ाई हो रही थी। वे लोग उसको परास्त कर रहे थे जो उस वक्त सुपर कंप्यूटर थे। एक गलत व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। ये रुथखेर बर्गमान लिखते हैं कि होमो सेपियंस सबसे अधिक बुद्धिजीवी, सबसे अधिक समझदार प्राणी था।
इस बारे में वह स्पष्टीकरण देते हैं कि यदि होमो सेपियंस पीसी है तो होमो इरेक्टस सुपर कंप्यूटर था, और उसने जिस तरीके से होमो सेपियंस के बीच लड़ाई लड़ी, उसी के जो अवशेष हमको मिलते हैं, उन्हीं अवशेषों का प्रयोग करके डार्विन का विकासवाद बनता है। और उस डार्विन के विकासवाद में जब जिंदा रहने के लिए हिंसा करना जरूरी है, यह मूल मानवीय प्रवृत्ति बन जाती है, तो इसी मूल मानवीय प्रवृत्ति को, मतलब असद मानवीय प्रवृत्ति को, इतिहास के चक्र को चलाने का एक माध्यम बना लिया जाता है। और इतिहास के पहिए को घुमाने का जब वह एक माध्यम बन जाता है, तो वह धीरे धीरे समाज दर्शन को, मूल जो फिलॉसफी है उसको, इतिहास दर्शन को, सबको, मनोविज्ञान को प्रभावित करता है और मानव की एक ऐसी ही व्याख्या करके रखी जाती है। गांधी को देखिए कि गांधी ने मानव की जो वह परिभाषा है उसको कभी स्वीकार नहीं किया। गांधी के अपने आप जो उनकी आत्मकथा है उसमें देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के तमाम श्लोक्स को कोट किए हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 से अधिक है। और उसी संदर्भ में आपको मिलेगा आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम धर्मो हितेशो मधिको विशेषो धर्मे न हीना पुच्छ विषान हीना। मतलब आहार निद्रा भय और मैथुन में मनुष्य तो पशु के समान ही है। मनुष्य को मनुष्यत्व और श्रेष्ठता सिर्फ मिलती है धर्म की वजह से, और उसी की कारण वह अन्य जो पशु जगत है, अन्य जो मनुष्यतर प्राणियां हैं, उनसे अपने को श्रेष्ठ समझता है और समझा जाना चाहिए। तो यह जो धर्म है, अब विचार करिए कि महात्मा गांधी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके प्रतीक क्या हैं? उन्होंने मॉडर्न प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया। वह स्वदेशी की बात करते हैं, वह आत्मसंयम की बात करते हैं, वह सत्याग्रह की बात करते हैं, वह अहिंसा की बात करते हैं। क्या उन्होंने मार्क्सियन कॉन्सेप्ट्स को कहीं अपने रचनाओं में, अपनी बातचीत में, भाषण में सामने रखा? ये भाषा के चयन की, भाषा के विन्यास की जो जादूगरी होती है चेतना के निर्माण में, गांधी उसको बड़े गहराई से समझते थे। और डार्विन के विकासवाद को इंगित करके जो लेखन हो रहा था, उस लेखन के प्रभाव से बचने के लिए गांधी ने लोक भाषा का सहारा लिया और अपनी शब्दावलियों में उन पश्चिमी अवधारणाओं के प्रयोग से हर संभव तरीके से बचने का प्रयास किया। मैं बनारस में रहता हूं और यहां जब आजकल होर्डिंग लगा हुआ देखता हूं कि आधुनिकता भी और आध्यात्मिकता भी, तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने ये होर्डिंग लगाया है, क्या उनको आधुनिकता के बारे में पता है? क्या उनको आध्यात्मिकता के बारे में पता है? क्या उनको पता है कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता एक साथ चल भी सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? और पिछले कम से कम 300 साल में जहां जहां यह प्रयास किया गया कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता एक साथ चले, उसका परिणाम क्या हुआ? आध्यात्मिकता उसमें विजयी हुआ या आधुनिकता विजयी हो गई? हम देखते तो ये दूसरा वाला समीकरण ही है। लेकिन इस तरीके के जो विचार फ्लोट किए जाते हैं, उसके पीछे गहरा चिंतन नहीं होता है। इसीलिए मैं युवा साथियों को जो अध्यापन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनको आगाह करता रहता हूं कि यदि आप वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो आपको राजनेताओं के द्वारा दिए गए शब्दावलियों पर शोध करना, विचार करना, शोध करवाना बंद कर देना चाहिए।
क्योंकि वह विचार पूर्वक नहीं कहे गए होते हैं, वो पूरे के पूरे भारत बोध के साथ नहीं कहे गए हुए होते हैं। उस तरह के जो वाक्य होते हैं उनका बहुत ही सिर्फ सिचुएशनल एक सेंसेशन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया होता है। उसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, उसके पीछे एक सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस काम नहीं कर रही होती है। इसीलिए भारत बोध को बढ़ावा देना है, भारतीयता को बढ़ावा देना है, सनातन परंपरा को बढ़ावा देना है, तो हमको उन शब्दावलियों से बचना चाहिए और सनातन बोध से जुड़े हुए शब्दावलियों का इस्तेमाल करके ये जो कंटेम्पररी डिस्कोर्स दुनिया में चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो हमको यह दिखाई पड़ेगा कि गांधी के आसपास भी खड़ा होने वाला कोई दूसरा नहीं है। वजह क्या है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में देख लीजिए तो कितनी सेक्टेरियन टेंडेंसीज एक साथ काम कर रही हैं। कोई भाषा के आधार पे काम कर रहा है, कोई क्षेत्र के आधार पे काम कर रहा है, कोई लिंग के आधार पे काम कर रहा है, कोई जाति के आधार पे काम कर रहा है, कोई ब्रिटिश इंटरेस्ट के आधार पे काम कर रहा है, कोई संप्रदाय के आधार पे काम कर रहा है। क्या ये सारी धाराएं एक दूसरे को काट देने वाली धाराएं नहीं थी? और यदि ये सारी धाराएं एक दूसरे को काट देने वाली धाराएं थी जिससे ब्रिटिश शासन की वैधता को ही भारत में महत्व मिलता था, उसकी ताकत मिलती थी, तो इन सारी धाराओं के खिलाफ एक आदमी खड़ा है और वह है गांधी, जो आपस में लड़ने वाली सभी धाराओं को या तो एकजुट करता है और या तो इतने बड़े आदर्श सामने रखता है कि उन धाराओं के द्वारा जिन आदर्शों को सामने रखा गया है वो स्वतः ही अपने को पराभूत महसूस करे। और इसके लिए गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ भारत की मुक्ति का प्रश्न नहीं रहने दिया, बल्कि मानव मुक्ति का आंदोलन बना दिया। लुई फिशर की वो बात आपको याद होगी जहां वो लिखता है कि जिस अंग्रेज ने भारत को प्रथम श्रेणी रेलवे से बाहर धक्का दिया था, उसको यदि पता होता कि ये वही आदमी है जो एक दिन अंग्रेजों को ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तब शायद वह ऐसा नहीं करता। गांधी के पक्ष में लिखने और बोलने वाले लोग इस कथन का बहुत महिमा मंडन करके प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं इससे बचना चाहिए। यह तो एक तरह के द्वेष भाव के मूल पर टिका हुआ वाक्य है। गांधी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। गांधी तो अंग्रेजों से भी यह कहते थे कि देखो भाई, अभी जो तुम हो ना, यह तुम्हारा मौलिक चरित्र नहीं है। तुम लोग भी बड़े धार्मिक लोग हो, तुम लोग भी बड़े न्यायपूर्ण लोग हो। अपने मूल चरित्र में लौट आओ, क्योंकि यह जो उपनिवेशवाद है, यह जो आधुनिकता है, वह आपके मूल चरित्र को भी नष्ट कर रही है और मानवता को भी नष्ट कर रही है। गांधी का यह डिस्कोर्स बनता है बातचीत करने का। लेकिन भारत में एक ऐसी टेंडेंसी हमको दिखाई पड़ती है, आप भी देखते होंगे कि जब गांधी की बातचीत होती है तो गांधी वर्सेस सावरकर, गांधी वर्सेस भगत सिंह, गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, इसकी चर्चा हम करने लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये सभी धाराएं एक दूसरे को काटने वाली धाराएं होती तो भारत को स्वतंत्रता तो कम से कम नहीं ही मिली होती। कैसे इन चीजों को समझें उसका एक एग्जांपल देता हूं। जिस समय सुभाष चंद्र बोस को सबसे अधिक आवश्यकता थी कि अंग्रेज भारत में अपने आप को असहज महसूस करें, सुभाष चंद्र बोस का साथ किसने दिया?
अंग्रेजों को असहज भारत में किसने किया? वो गांधी है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं। जब बम दर्शन लिखते हुए भगत सिंह यह लिखते हैं कि क्रांति लाने के लिए बम, पिस्तौल, धमाके महत्वपूर्ण नहीं है, इनके द्वारा चेतना का परिवर्तन, चेतना में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, तब वह गांधी की बात कर रहे होते हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो इलिमिनेट करने वाली फोर्सेज होती हैं उनसे नहीं होता है, बल्कि उन फोर्सेज के जरिए होता है जो कॉम्बिनेशन करती हैं, कॉम्बिनेशन करके चलती हैं। और वह कॉम्बिनेशन का सूत्र गांधी में दिखाई पड़ता है। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से सिर्फ सत्याग्रही ही पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उसने चेतना का एक ज्वाला उत्पन्न किया था, जिसमें तमाम क्रांतिकारी, वामपंथी और दूसरे दलों के लोग भी उत्पन्न हुए थे। तो हमें फोकस किन तत्वों पर करना चाहिए? क्या ये सेक्टेरियन टेंडेंसी से जो बातें कही जाती हैं उसके जरिए कोई भारत बोध बनता है क्या? यह जो चर्चा का प्रसंग है, इस चर्चा के प्रसंग पर मैं बहुत देर नहीं टिकूंगा, क्योंकि मुझे विचारों पर आना है। अब है कि जो गांधी हैं वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को आधुनिकता विरोधी आंदोलन बनाते हैं, क्योंकि यह जो आधुनिकता है उसकी वजह से उपनिवेशवाद आया है। यह अलग बात है कि उपनिवेशों में उपनिवेशवाद ने आधुनिकता को लाया, लेकिन स्वयं जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे उनमें कहां से वो टेंडेंसी आई थी? तो वह आधुनिकता से आई हुई टेंडेंसी थी, वो विनर मैन की अवधारणा से आई हुई टेंडेंसी थी। इसे ही आप देखेंगे विस्तार करके तो आपको श्रीमद् भगवत गीता में असद प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगा। असद प्रवृत्ति से जुड़े हुए जो लोग हैं वह राज्य सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। उनके पास उपभोग के तमाम संसाधन हैं, संपदाएं हैं, वो हिंसा करते हैं, और जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वह सद प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं। यहां पर आप शंकराचार्य की एक बात को समझिए, उसके बाद विवेकानंद की बात पर आते हैं और उसकी तुलना फिर गांधी से करते हैं। एक टेंडेंसी तो इतिहास लेखन में कार्ल मार्क्स की ओर से देखी गई, जहां पर उसने मिथकों का भौतिक सत्यापन करना शुरू किया। लेकिन यह सिर्फ मार्क्सियन हिस्ट्री राइटिंग की टेंडेंसी होकर के रह गई होती तो कोई अलग बात है। इसका इस्तेमाल भारत में बहुत ज्यादा होने लगा है। आखिर क्या वजह है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास जब शंकराचार्य गीता पर भाष्य लिख रहे थे, जो त्रिकालदर्शी थे, जिनका अतीत बोध कम से कम हम लोगों की अपेक्षा बहुत महान था, वो तो साफ साफ आइडेंटिफाई करके लिख सकते थे ना कि ये जो कौरव है, ये पांडव है, वो आज कहां कहां रहते हैं, इनके भविष्य की पीढ़ियों में जो लोग हैं आज कहां कहां पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी व्याख्या नहीं किया। उन्होंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया, दूसरे चैप्टर के 10वें श्लोक तक उन्होंने कोई बात नहीं करी अपनी जो गीता पर भाष्य लिखा है। उन्होंने भाष्य लिखने की शुरुआत की दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, अशोच्यानवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
इतिहास को लेकर रटते रहो, इतिहास के कब्र को खोदते रहो, इतिहास के जख्मों को कुरेदते रहो। राष्ट्र इससे नहीं बनता है। इतिहास के जख्मों को भरने से राष्ट्र बनता है। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। आप विचार करिए, वही बात वहां दिखाई पड़ेगी। और शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य ने मिथकों की आध्यात्मिक व्याख्या की। ठीक है, हो सकता है कि वह भौतिक युद्ध रहा होगा और आज के हरियाणा और सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में कहीं लड़ा गया होगा, लेकिन शंकराचार्य ने उसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कहा कि यह मन की जो असद और सद प्रवृत्तियां हैं, उनके बीच में होने वाला संघर्ष है। हम आप यदि इतिहास का भौतिक सत्यापन करेंगे तो जानते हैं क्या कर सकते हैं। हम अपने समाज में अपने पड़ोसियों के बीच में कौरव और पांडव के जो आज के वंशज हैं उनको लाके खड़ा कर देंगे। इस टेंडेंसी को बहुत अच्छे तरीके से विवेकानंद ने समझा। एक नई किताब 2012 के आसपास आई अद्वैत आश्रम से, स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ। इस किताब में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, सिर्फ वो इंग्लिश में लिखी है, मैं हिंदी में कह रहा हूं, कि जब हिंदुओं ने सनातन परंपरा के वैदिक और ऐतिहासिक मिथकों का लौकिक जीवन के अनुरूप सत्यापन शुरू कर दिया, तब वे सनातन परंपरा को नष्ट कर दिए और आपस में ही लड़ने लगे, जिनसे उनकी शक्ति क्षीण हो गई। मतलब मिथकों की आध्यात्मिक व्याख्या जिन लोगों ने किया है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वह हमारे आपकी चेतना से बहुत ऊंचे उठे हुए लोग थे। वो इतने सक्षम थे कि वो बता सकते थे कि कौन कौन लड़ रहा था और उसका कौन सा पड़ोसी, उसका कौन सा वंशज आज आपका पड़ोसी है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? पाणिनि के माध्यम से इसका एक उदाहरण लीजिए। राम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? जिन लोगों ने पाणिनि को पढ़ा है या नहीं पढ़े हैं तो आगे अवलोकन कीजिए, अट संधि प्रकरण में मिलेगा ये। पाणिनि चाहते तो दासरथी के रूप में भी राम की व्याख्या कर सकते थे। पाणिनि चाहते तो कौशलेश के रूप में भी राम की व्याख्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। उन्होंने रम धातु घय प्रत्यय से राम की उत्पत्ति दिखाई और क्या बताया? रमन्ते योगिनो यस्मिन यह सह रामः। क्यों? क्योंकि यह आध्यात्मिक राम है, वो त्रिलोक के स्वामी हैं, वो आस्था के विषय हैं, हमारे अंतःकरण में रहते हैं। लेकिन यदि हम राम को सिर्फ एक अयोध्या का राजा मान करके चलेंगे तो भौतिक सत्यापन हम उसका कर लेंगे, लेकिन फिर वो राम कहां से आएंगे जिनके बारे में पाणिनि कह रहे हैं रमन्ते योगिनो यस्मिन यह सह राम? क्या उसका हम भौतिक सत्यापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक टेंडेंसी चल पड़ी है भारत में, वास्तव में वह टेंडेंसी है एक बड़ी भयानक टेंडेंसी, जिसकी चर्चा आए दिन आज के राजनेता करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम था, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, सारे विध्वंसक हथियार हमारे पास थे। एक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सीता क्लोन बेबी थी, एक और मंत्री कहते हैं कि महाभारत में इंटरनेट था, और अब एकेडमिशियन लोग लगेंगे इसी पर रिसर्च करने के लिए। मैं एक बात इस अगस्त गैदरिंग से पूछना चाहता हूं कि अध्यात्म के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धियां अधिक उच्चतर सत्ता होती हैं, उच्चतर माध्यम होती हैं, या प्रयोगशाला में जो सिद्ध की गई है ज्ञान तकनीक वह उच्चतर होती है? आप विचार करिए। मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहता हूं कि प्रयोगशाला में जिन चीजों को सिद्ध किया गया है वह आध्यात्मिक सच्चाई से बहुत नीचे का विषय है।
अरे भाई, हवाई जहाज में बैठ के उड़ना और अंतर्ध्यान हो जाना। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा स्क्रीन गायब हो गया। यस सर, यू आर ऑडिबल सर, आ रही है आपकी आवाज में। अच्छा, से गायब हो गया है। अच्छा, जब तक मैं थोड़ा एक टेक्निकल असिस्टेंस ले रहा हूं, लाइन पर रहिएगा, या तो फिर मैं एक दूसरे लिंक से जुड़ रहा हूं, आप कहीं जाइएगा नहीं, 1 मिनट लगेगा। ठीक सर, सही है। चलिए, यदि हम लोग फिर हाँ, तो मैं कह रहा था कि हवाई जहाज में बैठ करके उड़ जाना और अंतर्ध्यान हो जाना 2 अलग अलग विधाएं हैं। योग साधना से जिन चीजों की प्राप्ति की जा सकती है, उसको वैज्ञानिक प्रयोगशाला का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। एक तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, एक भी चीज स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। तो एक तो हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। और विवेकानंद वही कह रहे थे कि जब आप मिथकों की भौतिक व्याख्या करेंगे तो आपस में लड़ने लगेंगे। आप असुर और देवता अपने समाज में खोजेंगे, और जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? एक छोर पे सावरकर खड़े मिले, तलवार लेकर के हाथ में खड़े मिलेंगे, और दूसरे छोर पर फूले खड़े मिलेंगे। सावरकर कहेंगे कि जो भारत में सभ्यता संस्कृति विकसित हुई वो ईरान से आने वाले ब्राह्मणों ने किया। पता है ना आपको, आर्यों के बारे में उनका यही विचार है। और दूसरी ओर फूले कहेंगे कि ये वही लोग हैं जो यहाँ के देसी लोगों को मार डाले, खत्म कर दिए। फूले आपको बताएंगे उन्हीं मिथकों की भौतिक व्याख्या करते हुए कि जिनको आप लोग कह रहे हैं कि ये मत्स्य हैं, ये वाराह हैं, ये कुर्म हैं, ये वामन हैं, ये परशुराम हैं, ये सब दुष्ट आक्रांता है। और सावरकर उनका महिमा मंडन करेंगे। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि लोग विवेकानंद को पढ़ते क्यों नहीं है, और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने वाले लोग उस चेतावनी को जो शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ही दे दिया था, उसका संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। शत्रु हमारे बाहर बहुत कम है, शत्रु हमारे भीतर बहुत ज्यादा है। तो सनातन परंपरा को जो वह संदेश शंकराचार्य और विवेकानंद ने दिया था ना, भारतीय राजनीति में कोई अकेला एक आदमी है जो उन प्रतीकों का उसी अर्थ में, उसी चेतावनी के साथ प्रयोग कर रहा है, वह गांधी है। इसलिए गांधी जलती हुई आग है, 2धारी तलवार है, जिसके साथ रहते हैं उसको भी काटते हैं, और जिसके विरुद्ध हैं वो भी कट जाता है। ऐसा इसलिए कि वो सत्य की मूर्ति है। हो सकता है कि मेरा ऐसा कहने से आपको ये लग रहा होगा कि मैं गांधी का ज्यादा महिमा मंडन कर रहा हूं, उनके ऊपर दिव्यता का आरोपण कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि छोटी चेतना, छोटी वासना और छोटे विचार के लोगों को बड़े लोगों पर कहने का कोई हक नहीं है। और वह अर्हता हम कब अर्जित कर पाएंगे? जब कम से कम उतना अध्ययन तो कर लें। और गांधी ने उतना अध्ययन किया हुआ है। गांधी ने अपने समय के सभी विषयों पर लगभग लिखा है। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आई, मुझे लगता था ये गांधी वहां नहीं लिखा होगा। जद्दोजहद किया, मिल गया। गांधी के बारे में जानने के लिए हम उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए प्रयासों को एक बार देखिए। महिलाएं जब आंदोलन में शामिल होंगी और जेल चली जाएंगी, पैडमैन तो अभी बना रहे हैं अक्षय कुमार ना, तो उस जेल में जाने पर महिलाएं रजस्वला होंगी, उनको वस्त्र कहां से मिलेगा? गांधी जी वो पैड बनाते हैं, बड़े पैमाने पर बनाते हैं।
लोगों के पास तब बाहर जाने के लिए चप्पल नहीं हुआ करता था। गांधी जी चप्पल बनवाते हैं और तब वहां ऐसा आंदोलन करते हैं। जो आदमी इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के सचेत है, और वही आदमी जब भारत आता है तो वह हमको फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से अरुणाचल तक एक आदमी लड़ता हुआ दिखाई। अदरवाइज किसी भी दूसरे चरित्र को आप उठा करके देख लीजिए, क्या उसका इतना बड़ा रेंज है? लेकिन लोगों की दिक्कत क्या है? लोगों की दिक्कत यह है कि जो किसान आंदोलन को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, जो वामपंथी आंदोलन को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, और जो लोग उन लोगों को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं जो वहां अनुपस्थित थे। गांधी सबको बहुत चुभते हैं। गांधी चूंकि किसी एक के नहीं है, किसी कुनबे के नहीं है, इसीलिए उनको धाराशायी करना, गिरा देना बड़ा आसान सा लगता है। मैं पिछले 15-20 साल में गांधी को लेकर के जनमानस में और युवा मानस में जो परिवर्तन आया है, मैं समाज में घूमने वाला आदमी हूं, मैं बड़ी बारीकी से उसका निरीक्षण करता हूं। जो शक्ति आपको सख्ती से हीन कर देती है, करना चाहती है, वह आपसे आपका गांधी छीन लेती है, और तब आप हिंसा का महिमा मंडन करने लगते हैं, हिंसा प्यारी लगने लगती है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बहुत पहले यह किताब दिखा था ना, हन्ना आरेंट ने कहा, और यहीं से तानाशाही का उदय होता है, टोटलिटेरियन रिजीम का उदय होता है। अब इस टोटलिटेरियन रिजीम के खिलाफ जो ज्ञान निर्माण की शैली थी, जिसमें मैंने अभी 4 किताबों का आपको जिक्र किया था, तो वह काम कैसे करती है और गांधी ने उसको कैसे समझने की कोशिश की। हिंद स्वराज को बहुत हल्के फुल्के तरीके से भारत में लोग पढ़ लेते हैं। यह अलग बात है कि गांधी के हिंद स्वराज को बहुत हल्के फुल्के तरीके से उनके गुरु, कौन थे उनके गुरु? राजनीतिक गुरु गोखले भी हल्के फुल्के ढंग से समझे थे, और यह कहा था कि गांधी जब इस पर विचार करेंगे तो इसको खारिज कर देंगे। लेकिन उस किताब के अंत में जो 20 किताबों की लिस्ट दी गई है, आपको यह पता होगा कि जब ये पहली बार छपी थी और बैन हो गई थी, तब उन 20 किताबों की लिस्ट उसमें नहीं दी गई थी, जिसमें गांधी कहते हैं कि पाठकों को इन किताबों को भी पढ़ना चाहिए। जब वो फिर से गुजराती में अनुवाद हुई, बैन खत्म हुआ, दूसरा उसका संस्करण हुआ, हिंदी संस्करण आया, तब उसमें उस 20 किताबों की लिस्ट जोड़ी गई। हिंद स्वराज को पढ़ने के लिए, कंटेम्पररी डिस्कोर्स को समझने के लिए, और कंटेम्पररी डिस्कोर्स में गांधी कहां खड़े होते हैं इसको समझने के लिए, हिंद स्वराज के साथ उन 20 किताबों को पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि प्लेटो की लिखी हुई एक रचना का गांधी जी ने अनुवाद किया था। मैं बात कर रहा हूं अपोलॉजी की, जरा पंखा चला देना। अपोलॉजी का गांधी जी ने अनुवाद क्यों किया? विचार करिए कभी इस पर, और जब आप उस पर विचार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सुकरात के पास। सुकरात से किस मुंह से पश्चिम माफी मांगेगा, या जो सुकरात के शिष्य थे वो सुकरात को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनको उसी सभ्यता में जीना है जिस सभ्यता के एक नायक एनिटस और उसके 3 साथियों ने मिल करके सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया। अपोलॉजी तो लिखी इसीलिए गई है। और सुकरात के ऊपर आरोप क्या था?
सुकरात के ऊपर आरोप था कि वह एक नए देवता को बना रहा है और युवाओं को धार्मिक रूप से भ्रष्ट कर रहा है, यही तो आरोप था। आपको पता है कि जो सुकरात का धर्म था वह पैगन था, वो बहुदेववादी थे, वो प्रकृति पूजक थे, वो हिंदुओं की तरह थे। और उन्हीं सादृश्यता को देख करके भारत में एक ऐसा समुदाय है जो कहता है कि वो सारी की सारी एरिया हिंदुओं की थी। संभव है आगे आने वाले समय में कोई ऐसा रिसर्च आ जाए और हम इसको जान लें, लेकिन अभी के संदर्भ में तो यही वास्तविकता है कि उनका जो धार्मिक विन्यास था, मानसिक विन्यास था, वो हिंदुओं की तरह ही था। तब वह सेमेटाइज्ड नहीं हुए थे, तब वह प्रोसिटिलाइज्ड नहीं हुए थे। भारत में भी तो ऐसा हो रहा था कि एक नया धर्म यहां उत्पन्न हो रहा था। हम लोगों ने तो उनको नहीं मार डाला। महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं। तो बहुदेववाद के अंतर्गत एक ईश्वर की महत्ता, एक ईश्वरवाद संभव है, यही बात तो कर रहे थे सुकरात। उसी पर यदि यूरोप चला होता तो आपको क्या लगता है आज की दुनिया ऐसी ही होती? बिल्कुल ऐसी नहीं होती। आप कहेंगे कि ये आपकी कपोल कल्पना हो सकती है, बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियनिटी के किस तरीके से बीज अंतर्निहित निहित है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, डार्विन में, और किस तरीके से प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने उसको आगे बढ़ाया, इस पर कुछ लेख तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, जो कम से कम भारतीयों ने नहीं इल्जाम लगाया है, वो स्वयं अपना आत्मावलोकन करते हुए इल्जाम लगाते हैं। और साथ में यही हमको सोचना चाहिए कि वो क्या वजह थी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया, रूसों को जेल भेजने की तैयारी की गई, क्योंकि उसने भी इस चीज को एस्टेब्लिश किया था। तो यह जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी का लोभ है, वह हिंसा को बढ़ावा देता है। वह हिंसा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या समझ में, मॉडर्निटी की कौन सी परिभाषा समझ में आती है जिसकी वजह से ये इतना लोकप्रिय लोगों को लगता है। हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता लोग भी ये कहते रहते हैं कि भारत को आधुनिक बनाएंगे। अरे आधुनिक बना करके क्या बना देंगे? इसकी आत्मा को छीन लेंगे। जब भारतीय संविधान सभा संविधान बना रही थी तब गांधी ने लिखा था, ग्रेनविले ऑस्टिन इसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग वहां क्या करने जा रहे हैं, भारत एक फर्स्ट क्लास मिलिट्री पावर बन जाए, आप लोगों का सारा प्रयास यही होगा। लेकिन हकीकत यह है कि उस मिलिटराइज्ड कॉर्पोरेट हाउसेस का जिसका आप लोग इस्तेमाल और बढ़ावा देने जा रहे हैं, उससे ना तो मानवता का कल्याण हो सकता है, ना भारतवर्ष का कल्याण हो सकता है, क्योंकि भारत गांवों में रहने वाला देश है। उस वक्त 71% की आबादी लगभग गांवों में रहती थी, वो धीरे धीरे घटते घटते अब 55% के आसपास आ गई है। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। पता है कैसे हो जाएगी? किसानी जब किसान छोड़ देंगे, बड़ी मात्रा में छोड़ देंगे, सेवा क्षेत्रों में चले जाएंगे, तो जितने किसान बचेंगे उनकी आय दुगनी हो जाएगी। किसान बिल में ही इसका जिक्र है, मेरा सिर्फ कहने का तरीका अलग है। तो ऐसा करके सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा दे करके हम क्या बनने वाले हैं? सेवकों का देश बनने वाले हैं। लेकिन यह दुनिया की एक ऐसी मर्ज हो गई है, ऐसी बीमारी हो गई है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। यह बात सबसे पहले यहीं से उठ करके सामने आती है। यह विकल्प है, विकल्प गांधी में है। और गांधी में विकल्प कैसे है? गांधी में गांधी खुद कहते हैं कि भाई मैं कोई नया विचार नहीं दिया हूं, मैं जो विचार कर रहा हूं, दे रहा हूं, कह रहा हूं, वो उतने ही प्राचीन है जितने के नदी, पहाड़, सूर्य, तारे, मतलब वो सनातन परंपरा के। तो वो है क्या? वही है धर्म, जो शुरू में एक श्लोक में मैंने बताया था, आहार निद्रा भय मैथुनंच, और उसी में आगे मैंने कहा धर्मो हितेशो मधिको विशेषो,
धर्मे नहीं ना पुच्छ विसा नहीं ना। और वो धर्म क्या है? धर्म है सत्य, धर्म है सदाचार, धर्म है अहिंसा, धर्म है परोपकार, धर्म है लोक कल्याण, धर्म है सदाचार, धर्म है आत्मसंयम, धर्म है त्याग, धर्म है क्षमा। जब यही सब धर्म है तो फिर इस धर्म को हम राजनीति में क्यों नहीं शामिल करते हैं? अरे दुनिया नहीं कर रही है तो भारत ने क्या करके दिखाया? कम से कम नेहरू के ऊपर यह आक्षेप उतना बड़े पैमाने पर नहीं लग सकता है, हालांकि मॉडर्नाइजेशन के पुरोधा वही हैं, पर उन्होंने एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया, मतलब राज्य का धर्म लोक कल्याण को बना दिया। और ऐसा करते हुए नेहरू कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे थे जो सनातन परंपरा में नहीं थी। मनुस्मृति को पढ़िए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़िए, वहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं है उस अर्थ में जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए राजधर्म इस्लाम है, इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते, या और तमाम मुस्लिम राष्ट्रों के, कुछ ईसाई राष्ट्रों के जैसे होते हैं। भारत में वह लोक कल्याण राजधर्म है। सर्वे धर्माः राजधर्मे प्रविष्टाः, ऐसा जो लिखता है कौटिल्य, लिखते हैं कौटिल्य, उसके पीछे यही मंशा है। गांधी चाहते हैं कि उस राजनीति का धार्मिककरण किया जाए। सेकुलरिज्म के जमाने में ये बात कहते हैं, वो फिर से पश्चिम को उसको अब आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हो भाई, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो आपको ईसा मसीह कह रहे थे, हम आपको वही कह रहे हैं जो आपके महापुरुषों ने आपको कहा था। ये क्यों इतना आपाधापी कि सब तुम्हारे ही पास चले आए? सारे संसाधन, सारे ऐश्वर्य, सारे सुखोपभोग के साधन तुम्हारे ही क्षेत्र में चले आए। क्यों भाई? सादगी पूर्ण तरीके से भी तो जिया जा सकता है। लेकिन हम भारत में जब लोग चर्चा करते हैं गांधी को, तो पता नहीं गांधी में क्या क्या और देखने लगते हैं जो ओरिएंटलिस्ट लोगों ने हमको देखना सिखाया हुआ है। गांधी के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं और कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स में गांधी कहां खड़े होते हैं, तो आइए हम लोग एक बार याद कर लेते हैं नागरिकता की अवधारणा को। आप सभी लोगों ने नागरिकता की अवधारणा में एक नई चीज उत्पन्न हुई है पिछले एक दशक में, सुना होगा उसके बारे में, इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप। ये इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप क्या करेगी? यह जो इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप है वह जनता का प्रकृति से वह संबंध बनाएगी जो उन दोनों के बीच का अनुपूरक संबंध नहीं होगा, बल्कि उन दोनों का स्वाभाविक संबंध होगा। गांधी तो शुरू से ही ऐसा कहते आ रहे हैं। आपको गांधी का वो प्रसिद्ध कथन तो याद होगा ही कि प्रकृति सभी लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी भी एक आदमी के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। आपको पता है मॉडर्निटी किस चीज पर टिकी हुई है? लालच पर टिकी हुई है, कंजम्पशन पर टिकी हुई है। हम कहते हैं कि हम भारत को योग भूमि बनाना चाहते हैं, भारत को हम बहुत उच्च अवस्था में ले जाना चाहते हैं जहां पर कभी यह विश्वगुरु था। तो कर क्या रहे इसके लिए? हम उद्योग खोल रहे हैं। उद्योग काम कैसे करते हैं? जब कंजम्पशन की आदत कम से कम हो जाएगी, उस पर लगाम लग जाएगा, तो ये उद्योगवाद, ये शहरीकरण, ये आधुनिकता, ये सब चल नहीं पाती है। तो कम से कम बुद्धिजीवियों को तो यह समझना चाहिए कि विश्व गुरु बनाने का मसला और यह जो आधुनिकता का मसला है वह आपस में टकराने वाले मसले हैं या सिर्फ
ऐसे ही कहने वाले मसले हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। गांधी का जो डिस्कोर्स है वह इस मामले में बहुत सतर्क है और इस मामले में वह दुनिया में शायद अकेले खड़े हैं। मैं अब बात करने जा रहा हूं कि संस्कृति स्वायत्त होती है या नहीं। जो लोग ऐसा चाहते हैं और कहते हैं कि वह अतीत के गौरव बोध को, अतीत के भारत को भविष्य में स्थापित कर देंगे, और इसके लिए जरिया क्या रहेगा उनका जरिया रहेगा मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न अर्बनाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो सवाल यह है कि जो संस्कृति है वह कोई निरपेक्ष और स्वायत्त इकाई है, निरपेक्ष इकाई है या स्वायत्त इकाई है? जब ये सारे मॉडर्न 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 ले आएंगे तो फिर वो एंशिएंट 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 कहां से रहेगा? ये कैसी संस्कृति की व्याख्या है भाई? अरे हमारी संस्कृति कोई मरी हुई संस्कृति है क्या कि वहां से उठा करके यहां रख देंगे? हमको बाघ चाहिए लेकिन बाघ प्रवृत्ति नहीं चाहिए। ये कथन याद होगा हिंद स्वराज में गांधी जी का। ये इसी को इंगित करता है कि ऐसे जो वक्तव्य होते हैं उसमें अंतर्निहित यह होता है कि हमको अपने पुराने ऑर्गेनिक सोसाइटी के मूल्यबोध चाहिए और जीवन शैली 22वीं शताब्दी वाला चाहिए। ये क्या बेवकूफी है? जैसा आपका परिवेश होगा, जैसे आपके संसाधन होंगे, जैसा आपका पास पड़ोस होगा, जैसी आपकी जीवन शैली होगी, जैसी आपकी शिक्षा व्यवस्था होगी, आपका मूल्य बोध भी उसी प्रकार का होगा। तो मूल्य बोध चाहिए बिल्कुल एंशिएंट सोसाइटी वाला, और सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल चाहिए 21वीं शताब्दी वाला। कम से कम किसी भी किताब में यह तो नहीं बताया जाता है कि संस्कृति कोई निरपेक्ष इकाई है जिसका अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, विज्ञान से, तकनीक से कोई संबंध नहीं है। और जब संबंध है तो वे सब मिल करके मूल्य बोध को भी प्रभावित करते हैं। और इन सब बातों से हम अपने विद्यार्थियों को संदेश क्या दे रहे होते हैं? भारत का बुद्धिजीवी वर्ग और दुनिया का बुद्धिजीवी वर्ग कर क्या रहा है और उसे करना क्या चाहिए? एक बार तुलना कर लीजिए। उन्हीं 4 किताबों का उदाहरण ले लिए जिसका मैंने जिक्र किया। भारत में ऐसा क्या लिखा जा रहा है जिससे हम विश्वगुरु बन जाएंगे? और यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम इतिहास की प्रतिक्रियात्मक व्याख्या करके, जिस प्रतिक्रियात्मक व्याख्या को करने का कीड़ा प्राच्यवादियों के चुभन से होती है, इस्लामिक प्रभाव से होती है, उससे हम सनातन परंपरा की कैसी व्याख्या कर लेंगे? एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भारत है, भारतीय मन है, जो भारतीय सनातन परंपरा है, वह हॉब्स की तरह मशीनों को देख करके, वह लॉक की तरह मशीनों को देख करके, वह बेंथम की तरह बड़े बड़े मशीनों को देख करके कभी चमत्कृत नहीं हुआ। ठीक है, हमारे यहां जिक्र मिलता है, ब्रह्मास्त्र है, पशुपतास्त्र है, बहुत सारी ऐसी चीजों की, लेकिन ऋषि मन उससे चमत्कृत नहीं है। और इसीलिए अश्वत्थामा जो उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, हमारे लिए त्याज्य है। तो वरेण्य कौन है? वरेण्य हमारे लिए अर्जुन है, कृष्ण है, राम है, जो उन हथियारों से चमत्कृत नहीं होते हैं बल्कि उन पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब यह योग शक्ति के द्वारा
किया जाने वाला नियंत्रण है, तो वह नियंत्रण की प्रवृत्ति चाहिए ही नहीं। तो सिर्फ मिलिटराइज्ड कर देने से सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, किसी समाज का बहुत भला नहीं होता है। ये कम से कम हिटलर की जर्मनी ने देखा, मुसोलिनी के इटली ने देखा, और काफी हद तक इसको जापान ने देखा। हम लोग उससे क्या सीख ले रहे हैं? हम लोग उससे यह सीख लेना चाहिए ना कि सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वह अब सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है, वह स्टेट की जिम्मेदारी है। और स्टेट जो है वह नेशन नहीं होता है, स्टेट जो है वह गवर्नमेंट भी नहीं होता है। और इसीलिए हमको गवर्नमेंट को स्टेट समझ लेने की, गवर्नमेंट को नेशन समझ लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। भारत की जो भारतीयता है, सनातन परंपरा का जो गौरव बोध है, वह शिक्षकों की वजह से सबसे ज्यादा है। कोई भी ऐसा ऋषि आप भारतीय राजाओं के समक्ष देख लीजिए जाकर के जो नतमस्तक होता, नहीं मिलेगा। सारे ऋषि, सारे अध्यापक इतने सक्षम होते थे, इतने योग्य होते थे कि राज सत्ता को हमेशा उनके प्रति सम्मान रहता था और भय रहता था कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि फलाने गुरुकुल का कोई गुरु आ जाए और हमको खोटी खोटी सुना के न चला जाए। लेकिन स्वतंत्रता के तत्काल बाद नहीं, लेकिन काफी बाद से भारतीय जनमानस में यह एक मनोभाव भरा जाने लगा कि जो अध्यापक है वो सबसे निकम्मा है, सबसे अयोग्य है, कुछ करता धरता नहीं है और उसको पैसे बहुत मिलते हैं। और यह मनोवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जनमत निर्माण में अध्यापकों की जो भूमिका होती थी, वह भूमिका अध्यापकों के हाथ से निकल करके राजनेताओं के हाथ में चली गई है। और राजनेता होते कैसे हैं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो भारत में अध्यापकों को जब वह भूमिका वापस मिलेगी, अध्यापकों का जब वह भारत बोध सचेत होगा, तब वह पार्टी प्रवक्ता होने से बचेंगे और इससे हम गांधी के सपनों का भारत बना पाएंगे। विद्यार्थियों में जब यह चेतना आएगी कि उनकी जो मेधा है वास्तव में उसी का विकास करने में राष्ट्रवाद है, तब हम गांधी के सपनों का भारत बना पाएंगे। जब हमारे ब्यूरोक्रेट्स यह सोचने लगेंगे कि वे लोक सेवक हैं, वह मालिक नहीं है, तब उनमें जो राष्ट्रवाद की चेतना आएगी, उससे हम गांधी के सपनों का भारत बना पाएंगे। और जब हमारे कारपोरेट हाउसेज में यह चेतना आएगी, इस मुद्दे पे थोड़ा रुकना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा एक किताब। भारत में इन दिनों प्राइवेटाइजेशन की बहुत चर्चा होती है और बड़ा भारी जनमानस इसके पक्ष में है। अच्छी बात है, शायद इससे अच्छा भारत बन जाए। एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हेग की लिखी हुई, नोबेल प्राइज भी मिला है इस पे। 1975 ईस्वी में मार्गरेट थैचर जब यह किताब छपी, मंत्रिमंडल के समक्ष इस किताब को लेकर के गई थी, अपनी बैग से निकाला, देखिए इसके पीछे में यह बात लिखी हुई है जो मैं कह रहा हूं, और मंत्रियों से कहा कि मुझे ऐसा ब्रिटेन चाहिए। ये अध्यापक है, ये अध्यापक की ताकत है। और ये कैसा ब्रिटेन है? ये लिबर्टेरियन लिबरल है। हेग ये मार्क्सवाद के खिलाफ लिखता है, पूंजीवाद को और ऊंचाई पे ले जाना चाहता है, प्राइवेटाइजेशन का बड़ा समर्थक है। लेकिन इसके बावजूद वो इस किताब में लिखता क्या है
कि जो सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी स्टेट की है, जिस दिन वह उससे मुकर जाएगा, यदि उसके पास संसाधन नहीं है तो कम से कम कानून बनाने की शक्ति है, इस जिम्मेदारी को वह कारपोरेट हाउसेज को दे। जिस दिन ऐसा करने में स्टेट असफल हो जाएगा, ओपन सोसाइटी की अवधारणा भी खत्म हो जाएगी। भारत में किस तरह का पूंजीवाद जन्म ले रहा है? एक तो स्टेट कैपिटल को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, उससे पूंजीवाद जन्म ले रहा है। दूसरी ओर फिर कारपोरेट हाउसेज के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसकी वजह से एक नया भारत बन जाएगा, और फिर वही कारपोरेट हाउसेज जो बहुत खराब तरीके से परफॉर्म किए थे, इसके लिए उनके एनपीए को घटाने के लिए सरकार की ओर से जनता का ही फिर से कैपिटल दे दिया जा रहा है, मतलब दोबारा स्टेट कैपिटल दे दिया जा रहा है। और तीसरी ओर फिर से उनको स्टेट कैपिटल दे दिया जा रहा है, इसलिए कि आपका कारोबार में कुछ पैसा और बच जाएगा। ये कैपिटलिज्म का कौन सा नमूना है? ये दुनिया में कहां चल रहा है इस तरीके से? तो जब हम गांधी पर बातचीत करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ये सारी चीजें स्टेट के जरिए नहीं होने वाली हैं, पॉलिटिशियंस के जरिए नहीं होने वाली हैं। इसके लिए सिविल सोसाइटी के एक्टिविज्म की जरूरत है, इसके लिए इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म की जरूरत है। आपने जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में सुना होगा, आपने प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म के बारे में सुना होगा, आपने प्राइम मिनिस्टरियल एक्टिविज्म के बारे में सुना होगा। मैं कह रहा हूं कि इस देश में इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से गांधी के इस देश में, जहां इंटेलेक्चुअल्स का राष्ट्रीय आंदोलन में शायद सबसे बड़ा योगदान रहा हो, आज इंटेलेक्चुअल्स कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई इस भाषा का है, कोई उस भाषा का है। ऐसा जो बन गया है जनमानस और बनता जा रहा है, उसमें हम अपने भारत को खोते जा रहे हैं, और उस भारत को खोते हुए हम अपने सनातन परंपरा को खोते जा रहे हैं। उससे बचाने का एक व्यक्ति हमारे पास उपाय है, वह गांधी है। गांधी को पढ़िए, उसके बाद उससे असहमत होइए। इतनी बातों के बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए आपके पास मैं हूं, ताकि आप जो हमारे ऊपर टिप्पणी करें, आपके जो सवाल हों, मैं उसका उत्तर दे सकूं। एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं आभारी हूं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को, और शायद लंबी बात को, देर तक सुना। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, और बड़ा अच्छा व्याख्यान रहा। मैं लास्ट में जुड़ पाया आपसे। एक्चुअली मेरा चूंकि वहाँ 40 मिनट बोलना था और उसके बाद मेरा काम खत्म हुआ, और मैं भी वहाँ मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, और आपको सुनने का मेरे मन में बहुत बड़ा ये था कि आप लिखते तो अच्छा हैं, लेकिन सुनने का भी एक अवसर प्राप्त हो। और गांधी को जिस प्रकार से आपने गांधी की स्थापना की है और गांधी को के महत्व को आपने बताया है, ये हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं साथियों चाहता हूं कि यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं। कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पिन पॉइंट प्रश्न करिएगा जी। Sir, I am Dr. Srimant Tonde from Maharashtra, Bid. जी प्रश्न पूछिए श्रीमंत जी। Okay. Sir has presented very well and good lecture. He delivered very well and good. But I want to ask one question: why is the Mahatma related to Sanskrit? I am unable to understand your voice. Please speak loudly. Sir, Sir has delivered very well and good lecture. He has also a very informative lecture. He delivered to all of participants. But I want to ask one question, please. Why is the Mahatma related to Sanskrit?
महात्मा रिलेटेड टू संस्कृत 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 वो, और उनका मुझे लगता है कि गांधी को आप संस्कृत से क्यों जोड़ रहे हैं, मतलब हाँ वही क्वेश्चन। गांधी को गांधी- संस्कृत से मैं जोड़ रहा हूं। मैं कौन गांधी को किसी चीज से जोड़ने वाला होता हूं। सबसे पहली तो गीता पर गांधी ने एक भाष्य लिखा है, गीता माता कह के उसको हाथ में लेकर के चलते थे, और वह संस्कृत के श्लोकों का ही उसमें उपयोग किया गया है। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। दूसरी बात, जो उनकी रचना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स है, उसमें पहले ही मैंने कहा कि सनातन परंपरा के संस्कृत वाङ्मयों से अनेक उद्धरण दिए गए हैं। उन उद्धरणों को हमको देखना चाहिए, और संस्कृत के बारे में महात्मा गांधी के जो विचार हैं, वह विवेकानंद के ही विचार है। उन्हीं को कॉपी किया है। मुझे नहीं मालूम कि आपने विवेकानंद के उस विचार से आपको कभी रूबरू होने का मौका मिला है या नहीं, इसलिए मैं दोहरा देता हूं। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो भारत में समाज सुधार के नाम पर कुछ करना चाहते हैं। विवेकानंद ने लिखा है, जो संपूर्ण विवेकानंद वाङ्मय है, उसके 5th वॉल्यूम को देखिएगा, नेट पर सब फ्री में उपलब्ध है। विवेकानंद ने कहा कि भारत में जो समाज सुधारक हुए, उनमें उन्होंने नाम लिया, नाम लेकर के बताया कि जिसमें महात्मा बुद्ध भी शामिल हैं और राजा राम मोहन राय भी शामिल हैं। उनको थोड़े समय के लिए तो सफलता मिली, लेकिन उनको उनके जाने के बाद जो उनकी सफलता थी वो लगभग बहुत जल्दी खत्म हो गई। और इसका वो वजह बताते हैं। वजह बताते हैं कि उन्होंने 2 काम एक साथ करने का प्रयास किया। एक काम तो अधिकांश समाज सुधारकों ने यह किया कि जाति व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की। ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसकी ओर अंबेडकर सुझाव देते हैं कि यदि आपको भारत को बदलना है, भारत को समझना है, तो संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। गांधी जी भी संस्कृत को वैसा और उतना महत्व देते हैं। लेकिन अब हमसे कोई सवाल यह कर सकता है कि गांधी जी ने संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं खुलवाया? ऐसे सवाल पर मैं हंसने लगता हूं, क्योंकि वह जो हमसे सवाल कर रहा होता है वही हमारे ऊपर यह आक्षेप लगाएगा कि आप महात्मा गांधी पर दैवत्व का आरोपण कर रहे हैं। अरे मैं नहीं कर रहा हूं बाबा, आप कर रहे हो, इसीलिए ये कर रहे हो। सब वही करता, और लोग नहीं थे देश में, और जो थे वो श्रद्धा पूर्वक कर रहे थे। तो संस्कृत के प्रति महात्मा गांधी की अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने अपने तमाम लेखन में संस्कृत शब्दावलियों का, संस्कृत श्लोकों का जिक्र किया है। गीता पर उनकी एक छोटी सी भाष्य है, और उनके अपने खुद के जीवनी में कई ऐसे श्लोक हैं जो संस्कृत में संदर्भ में दिए गए हैं। छोटी सी बात मैं यही कह सकता हूं। थैंक यू सर। नमस्ते थैंक यू। नमस्ते सर, मैं सर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, गावड़े सर। सर मैं आपसे एक जानकारी जानना चाहता हूँ। आपने आपके वक्तव्य में कहा कि प्रयोगशाला में सिद्ध हुई सिद्धियों से आध्यात्मिक शक्तियां ज्यादा असरदार है, ऐसा ही कहा ना आपने सर? नहीं, उच्च होती है, ऐसा कहा। अच्छा, तो मुझे इसके बारे में जानना मैं है सर। अपने शब्दों के प्रति, अपने शब्द प्रयोग के प्रति बहुत सचेत रहने वाला आदमी हूं। अच्छा, तो मैं इसके बारे में ये जानना चाहता हूँ सर कि जो और बीमारियां ये हैं। छोटे से फर्क कर देने से
हाँ यदि कोई ऐसा ट्विस्ट कर दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। खैर भाई, आप अपना सवाल आगे करिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो बीमारियां है, चाहे देवी की हो, कॉलरा की हो, प्लेग की हो या कोविड-19 की हो, ऐसी बीमारियों के समय आध्यात्मिक शक्ति कहीं काम नहीं आती है, तो क्या गांधी अरे जी वाह वाह, एकदम बहुत आनंद आ गया। मैं आपका बहुत आभारी हूं, बड़े मजे से इसकी बात करूंगा अभी। जी जी, अभी आपको बड़ा आनंद आएगा। हाँ जी, अच्छा, आप असहमत हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन आनंद जरूर आएगा सुन के मेरा उत्तर। मैंने कुछ लेख इस पे लिखे। जब ये पैंडेमिक आया तो हम लोग क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल करने लग गए ना। कभी विचार करिए कि क्वारंटाइन हो करके हम लोग कर क्या रहे थे? आधुनिकता के साथ चल रहे थे कि आध्यात्मिकता के साथ चल रहे थे? हम लोग मॉडर्निटी के साथ चल रहे थे या जो हमारा ट्रेडिशनल खान पान था, जीवन शैली थी, उसके साथ चल रहे थे? तो आप पाएंगे कि यही पेंडेमिक नहीं, जब जब पेंडेमिक आया है और मॉडर्निटी ने पेंडेमिक लाया है, इसको हमेशा याद रखिए। आप प्लेग को याद कर लीजिए। प्लेग जब बड़ी मात्रा में स्टोर हाउसेस बनने लग गए एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से, ये मॉडर्निटी की देन है। चूहा वहां बढ़ गए और वे चूहे फिर जहाजों में पूरी दुनिया में फैलने लग गए। तो ये मॉडर्निटी की वजह से रोग आता है, स्पिरिचुअलिटी की वजह से रोग जाता है। और जब डॉक्टर आपको पर्चे पर लिखता है ना कि आज देखो शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना, ये बहुत तली हुई चीज मत खाना, ये सारे क्या है? ये स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस चीज का उल्लेख किया है। साफ साफ अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ये बता दो यार। वो यार भी कहता है ना, मित्र कहता है। ये देखिए भारत की खासियत है। मतलब ईश्वर है और दोस्त है। मतलब मेरा मन, अब क्या कहूं, आप इस छोड़िए, अद्भुत है ये अपना देश। तो कहता है यार ये बताओ कि कौन सी जो भोजन है वह सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है? ये पूछा है सवाल और कृष्ण ने उसको जवाब दिया है। तो जो आध्यात्मिक भोजन होता है बंधु, वो करता क्या है पता है? वात, पित्त और कफ में समत्व बनाए रखता है। और इनका जो समत्व है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य रहने की वही परिभाषा है। जब किसी एक की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि कोरोना होता था तो कफ की मात्रा बढ़ जाती थी, वही रोग है। और इसी को जब हम योग के सेंस में देखते हैं तो कहते हैं समत्वम योग उच्यते, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, या फिर कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। मेरे ख्याल से संक्षेप में ही, लेकिन आपको कुछ तो उत्तर दे ही पाया। जी जी सर। सर और एक सवाल पूछना था। I want to आपने कहा ask कि one question, please. हाँ सर, एक सवाल और है था। योग शक्ति से नियंत्रण करना या मिलिट्री शक्ति से नियंत्रण करना, तो आज दुनिया में अड़ोस पड़ोस के देश इतने शक्तिशाली बन चुके हैं मिलिट्री में, तो अगर आक्रमण हो जाए तो योग शक्ति से कैसे निपटा जाएगा? I am getting your point and I will try to respond accordingly that. इसीलिए तो देखिए क्या है ना कि हमारे तरह का वक्ता तो आप नहीं देखे होंगे जो ये किताबें आपको लाके दिखा रहा था। वो इसलिए दिखा रहा था कि मुझे ये पता है, मैं भी समाज में रहता हूं ना भाई, और मैं बहुत घूमता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं, सोशल वर्क करता हूं, तो मुझे पता है कि लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो जो मिलिटराइज्ड हो गई है दुनिया, उसको तो मिलिटराइज्ड कर दिया गया है ना। हम और आप मतलब बंदूक लेके पैदा तो नहीं हुए थे ना। जो बीइंग का बिकमिंग बन जाना है, जो हम बीइंग थे, जो जन्म लिए थे, और जो हम धीरे धीरे हो गए बिकमिंग, वो कहीं से अच्छा नहीं है। ये मानवता के लिए कलंक जैसा है जो कुछ दुनिया में है। लेकिन हम उसको ऐसे एप्रिसिएट करते हैं
जैसे यही एकमात्र मार्ग है, और एकदम निहत्थे अपने आप को पाते हैं। आप कल्पना करिए कि निहत्थे लोगों को गांधी ने असंभव से लगने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में खड़ा कर दिया था। लोग कहते हैं कि देश को चरखा से आजादी नहीं मिली। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं और इस पर कोई प्रश्न नहीं चाहूंगा, पर एक बार गिन लिया जाए कि कितने अंग्रेजों को भारत में मारा गया था। उतने अंग्रेजों को एक दिन मार दीजिए, क्या भारत की गुलामी खत्म हो जाती? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करता हूं, लेकिन क्षमा चाहूंगा, इसको स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि यह बहुत मौलिक प्रश्न आपका है। 1987 ईस्वी की बात है। मैं ऐसे झारखंड में गांव का रहने वाला हूं जहां बहुत वीर लोग पाए जाते हैं। जंगल काट के सब ले आए, भयानक मात्रा में पुलिस आना शुरू हुई। जानते हैं क्या होता था? बड़े बड़े मूंछ वाले लोग, बड़े बड़े बंदूक वाले लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे, छिप जाते थे ईख के खेतों में जाकर के। और यह प्रवृत्ति मैंने 1968 में तो मेरा जन्म हुआ, 90 तक मैं खूब देखा हूं। तो अपने पुलिस से डर करके भाग जाने वाले वीर लोगों को जब मैं देखा हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि गांधी के समय में अंग्रेजों के प्रति कितना आम भारतीय में खौफ था। लेकिन गांधी, वो संस्कृत वाला जो सवाल पीछे का था, फिर से कोरिलेट करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता का एक पंक्ति बना बताता हूं, अशस्त्रम शस्त्र पाणयः, कृष्ण के लिए कहा गया। अर्जुन कह रहा है कि वह निहत्था होकर के भी शस्त्रधारी है। गांधी उसी तरीके से निहत्था होकर के भी शस्त्रधारी है। वह दुनिया को बदल सकती है, वास्तव में वह दुनिया को बदल सकती है। इसका डर पूरे कारपोरेट हाउसेस को रहा होगा। मैं नहीं जानता हूं रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मैं कह रहा हूं रहा होगा। और इसीलिए फ्रीडम एट मिडनाइट के लास्ट पंक्तियों को देखिए। डोमिनिक लेपियर क्या लिखता है? एक ने मार दिया और दूसरे ने मर जाने दिया। एक ने मार दिया, दूसरे ने मर जाने दिया। क्योंकि वह दुनिया उस वक्त पूरे दुनिया की, यदि शहरी आबादी को देख लेते पूरे दुनिया की, तो वह देहाती आबादी की अपेक्षा कम थी। गांधी यदि उस वक्त खड़े रहते और उस वक्त भारत के राज सत्ता का भी उस विचार को सहयोग मिल गया होता, तो यकीन मानिए कि दुनिया आज इतनी बुरी नहीं होती। इसीलिए उस एक रूपक के रूप में कहे गए वाक्य में कि एक ने मार दिया और दूसरे ने मर जाने दिया, पूरी दुनिया शामिल हो जाती है गांधी को मारने में। और हम हर दिन अपने भीतर के गांधी को मारते रहते हैं। उसी गांधी को जिंदा करने की जरूरत है, वही बेहतर मानवता के साथ हमको सामने ला सकता है। सर, इसी सवाल एक छोटा सवाल है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ सर। भगवत गीता में जब अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था तो श्री कृष्ण जी ने गीता पढ़ाई और उसके बाद अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। बहुत अच्छा। शुरू में ही ये बात मैं कह दिया था कि आप जिस तरीके की अभी बात करने जा रहे हैं, आपका प्रश्न जहां से खड़ा होने जा रहा है, वह महाभारत को कुरुक्षेत्र, हरियाणा और सोनीपत के आसपास का जगह मान करके लड़ाई का जिक्र करने वाला है। शंकराचार्य ने तो ऐसा नहीं किया। शंकराचार्य ने तो यह कह दिया कि यह मन के प्रवृत्तियों की लड़ाई है। धृत मतलब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र इसी शरीर में है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इसको लेकर के चलिए। और लास्ट में आकर के चलिए 18वें अध्याय में, जहां पर यह आकर के समाहार होता है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। तो यह शरीर ही है, यह सद और असद प्रवृत्तियों की लड़ाई है। ठीक है कि यह एक ऐसी चीज बन गई है हमारे समाज में जिसका हम भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं
और इसकी एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस दोनों चीजों में न पढ़ करके हम दुनिया के बदलाव के लिए उस ग्रंथ को सामने रखना चाहें तो उस ग्रंथ को साथ में लेकर के चलने वाला जो आदमी दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको शंकराचार्य भी मिलेंगे, उसमें आपको विवेकानंद भी मिलेंगे और उसी धारा में आपको गांधी भी मिलेंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? आर यू ऑडिबल? टेल मी प्लीज। Yes, you are audible. Yes, yes. Sir, myself Dr. Kumar Vimal, Head Department of Commerce, Government PG College, Kashpur, Uttarakhand. Sir, I agree with you. मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि अभी किसी ने प्रश्न किया था कि जो है परमाणु संपन्न देश, एक छोटे से हमारा जो कोरोना एक वायरस आया और विश्व के सबसे परमाणु संपन्न देश, ताकतवर देश, उसके आगे घुटना टेक गए। तो वाकई भारत में जो योग शक्ति है, उस योग शक्ति से इस समस्या के सामने भी भारत अपनी पूर्ण ताकत के साथ खड़ा रहा। तो वाकई आपके साथ हूँ मैं, योग बहुत शक्तिशाली है और योग परमाणु से भी शक्तिशाली है। इसी के बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर थैंक यू सर। सर ओवर टू संप्रिया। यस यस। और किसी को किसी क्वेश्चन करना है क्या सर से? यस मैम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए फिर। सर मेरा नाम कल्पना तिवारी है और मैं डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से बीए की स्टूडेंट हूँ। सर मैंने आपका क्लास थी तो सर आधा वक्तव्य सुना है, हो सकता है सर कोई त्रुटियां हो गई हों। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा जैसा कि आपने बताया कि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सर आपने जो बात करी हमारी, कि शिक्षक को जब आप सम्मान दोगे, शिक्षक को जरूरत है यूथ को कि वो सम्मान दे। जैसा कि सर आपने बताया कि आज हम जो हमारे देश के ऋषि हैं वो मशीनों से आकर्षित नहीं होते। ये गांधी जी के जो शिक्षा के विचार आपने बताए थे सर। लेकिन हम सर देखते हैं कि आज का जो यूथ है वो मशीनों की तरफ भाग रहा है। आज दुनिया, जैसा कि अभी आपने कहा सर, जो कि अभी सर ने कहा था पहले कि कोरोना को वो दुनिया के देश जिन्होंने परमाणु हथियार तो रख लिए लेकिन उसे रोक ना सके। तो सर ये मशीनीकरण का दौर। लेकिन सर हम यहीं पे देखते हैं, जैसा कि सर आपने कहा कि जब शिक्षकों को सम्मान मिलेगा, लेकिन सर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज के जो शिक्षक होते हैं, मुझे नहीं लगता सर कि उन्हें सम्मान समाज में ना दिया जाता होगा। सर हम बहुत आदर करते हैं सर, दिल के साथ आदर करते हैं। और सर यदि आज मैं गांधी को सुन रही हूँ, कल सर मैंने 4 सेशन सुने थे, आज सुन रही हूँ, तो मैं मेरे डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पंकज सर की वो एक मेहनत है कि सर गांधी के प्रति इतना रुझान मैं जानना चाहती हूँ गांधी जी के बारे में। मैंने मेरे साथ सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज भी पढ़ा है सर। तो सर लेकिन हम देखते हैं कि सर वहीं जहाँ एक इतना अच्छा चल रहा है सर, वहीं एक प्रोफेसर सर ऐसे लगता है जैसे पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हों। जब सर मैंने हिंद स्वराज को पढ़ा, गांधी को पढ़ा, तो सर मैंने क्लास में कह दिया कि हमें नहीं लग रहा कि हमारा देश लोकतंत्र से साम्राज्यवाद की ओर लौट रहा है। तो सर तब चुप करा दिया गया हमें। यदि सर बच्चों की भावनाओं को ऐसे मारा जाएगा तो सर आपकी बात मैं समझ गया हूँ। अब आप कृपया मेरी बात सुने। यस सर। वास्तविकता यह है, दुनिया में चाहे जिसको भी जो कहना हो कह दे, कुछ चीजों को उदाहरण से समझ लीजिए। गांधी को बेकार साबित करने का प्रयास उनके रहते हुए किया गया और जो इसको थोड़ा एकेडमिक तरीके से इस्टेब्लिश करने की प्रयास किए, उन्होंने एक झूठ फैलाया। मैं अपने शब्दों के प्रति बहुत सचेत हूं, इसीलिए इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। झूठ फैलाया कि दुनिया में जितनी आबादी हो गई है उस आबादी, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? मेरा मोबाइल में फिर अंधेरा छा गया। सर क्लियर हाँ, सुनाई दे रहा है सर। तो वहां पे ये गांधी के लिए कहा गया कि जितनी आबादी आ गई है उस आबादी का औद्योगिकरण के बिना कोई उसका भविष्य ही नहीं है, खाद्यान्न नहीं मिलेगा लोगों को, लोग मर जाएंगे। इसको जानते हैं। जब 30 के दशक की मंदी आई थी, फिर 60 के अकाल आया था, फिर 60 के दशक का अकाल आया, तब से लेकर
लगभग 90 के दशक तक प्रसारित किया गया, वो गांधी के विरोध में किया जा रहा था। और बाद में जब अमर्त्य सेन ने अकालों का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने अपने अध्ययन में साबित किया, जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला, कि किसी भी अकाल में लोग खाद्यान्नों की कमी से नहीं मर रहे थे, मर रहे थे लोग राज्य की अक्षमता के कारण, और मर रहे थे लोग राज्य का जो कारपोरेट हाउसेस के साथ अशुभ गठबंधन बन गया है उसकी वजह से। लेकिन तब तक वो खेल खेला जा चुका था। मतलब जो किसानी थी, खेती थी, उसमें ऐसा बदलाव ला दिया गया था कि उससे हमारे भू क्षेत्रीय संबंध खत्म होने लग गए, उससे हमारा जो देशीयता के प्रति लगाव था वो खत्म होने लग गया। हम अब एक न्यू इंडिया में जहां जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि यदि हम अपने गांवों में टेक्सास खड़ा कर दें, अपने शहरों में हम पेरिस खड़ा कर दें, तो भारत अतीत वाला भारत, अतीत बोध वाला भारत, अतीत के गौरव वाला भारत, मशीनों को देखकर चमत्कृत होने की बजाय उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता पर चमत्कृत होने वाला भारत बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा। कल्पना कल्पना बेटा मेरे को सुन रहे हो? हाँ सर। कल्पना बेटा, अभी आपने कही कि आप वास्तव में टीचर का बहुत सम्मान करते हो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर पंकज सिंह। लेकिन बेटा मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बेटा कई वर्ष प्राचार्य पद पर हूँ, और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि जहाँ पर छात्र खराब हो रहे हैं वहाँ पर टीचरों के सम्मान का डिस्टॉर्शन हुआ है, कमी आई है, और ये कमी समाज के लिए बहुत घातक है। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि टीचरों का सम्मान जहाँ नहीं होता या टीचरों का सम्मान नहीं होगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन महाविद्यालयों में, जिन यूनिवर्सिटीज में छात्र खराब हो रहा है वहाँ पर शिक्षकों के सम्मान में कमी आई है। यहाँ बेटे आप मेरे को सही पाओगी, और सर यहाँ सही है, सर सही कह रहे हैं। जब बुद्धिजीवी वर्ग इसको महसूस कर रहा है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, इसको रहने देते हैं। हाँ सर, बस मैं ये कह रही थी कि सर आपकी बिल्कुल बात सही है। बस मैं कह रही थी कि सर वहाँ पे ये कह दिया गया कि हम नहीं चाहते कि क्लास में कोई वाद विवाद का कोई, मैं यहाँ पे ये आपको कुछ भी कहने में सक्षम हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता। तो सर मैंने जब देखा कि ये मेरे गांधी के सपनों के भारत का शिक्षक नहीं हो सकता सर, जो सरकार जो असलियत है, जो आज का वो बताने में सर कह दे कि मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता सर, ये मेरे देश के गांधी का। कल्पना जी, इन बातों को आप अपने विश्वविद्यालय में निजी तौर पर मिल करके हल कर लीजिएगा, यह इसके लिए मंच नहीं है। और कम से कम ऐसा आपको मान लेना, स्वयं गांधी के मूल्यों को मान लेना है। गांधी उस मंच को अवश्य पहचानते थे जहां पर किसी बात को उठाया जा सकता है। तो मैं गांधी की ओर से ही आपको गुजारिश कर रहा हूं कि इन चीज़ों की चर्चा आप कहीं और कर लीजिएगा। अभी हम लोगों को जो बात कर रहे हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने दीजिए। और ये मैडम जी फिर स्क्रीन पे आ गई हैं हमको धन्यवाद कहने के लिए, तो मैं पहले ही आप लोगों को धन्यवाद कह देता हूं कि आप लोगों ने इतना देर मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत आभारी। वेलकम वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर, आपकी बात तो बहुत बहुत अच्छी है सर। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी कि आपने जो बोला उसके प्रेक्षित में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बंगाली है, तो लिटरेचर में हम सिर्फ बंगाली को ही नहीं पढ़ते हैं, हम तो देश के और इंटरनेशनल भी बहुत सारे व्यक्ति को पढ़ते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि सर, अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जस्ट ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या सोच है कि अगर हम अपने जो बच्चे हैं उनके जो सिलेबस है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, तो अगर हम गांधी के भी कुछ शॉर्ट बायोडेटा की छोटी कुछ स्टोरी ऐसे अगर हम डालेंगे वहां पे, तो फिर बच्चे अगर उनसे इंस्पायर होंगे ना, तो ये जो कुछ खतरनाक कुछ क्या बोलते हैं वो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिल में बड़े होके जो पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें सुन के या फिर पढ़ के, तो वो नहीं होंगे। तो सर मैं यही बोलना चाहती थी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
देखिए, जो बाल मन होता है वो बिल्कुल कच्चे घड़े के समान होता है, उसमें आप रेखाएं खींच सकते हो, बना सकते हो और उसका अमिट प्रभाव होता है। पर इन चीजों को नई शिक्षा नीति से जोड़कर देखने में आपको निराशा ही हाथ लगेगी। मैं 10-20 ऐसे सेमिनार में गया, मिला लोगों से जो नई शिक्षा नीति पर बातचीत कर रहे थे, करते हैं, अभी भी करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं इस पर जैसे कि ये बिल्कुल अजूबा हो गया है, एकदम कोई नया चीज आने वाला है। तो मैं लोगों से कहता हूं कि जिन दिनों भारत में नई शिक्षा नीति बन रही थी, फ्रांस में भी नई शिक्षा नीति बनी है। कभी उसको देख लेते एक बार, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसको पढ़े होते, और मैं किसी को कोरिलेट करके ये चर्चा करते हुए नहीं पाता हूं। फ्रांस के ड्राफ्ट से मुझे एक चीज मिली, और फ्रांस के ड्राफ्ट से जो चीज मुझे मिली वो है डिजिटल ह्यूमैनिटी। क्या है? डिजिटल ह्यूमैनिटी। हम लोगों ने इस शब्द का उल्लेख भले ही ना किया हो अपनी शिक्षा नीति में, लेकिन जब हम नॉलेज का क्वांटिफिकेशन करने लगते हैं, प्रमाणीकरण करने लगते हैं, तो ज्ञान धीरे धीरे हमारा तकनीक की पकड़ में चला आता है। ज्ञान जिसको तकनीक को अपने पीछे पीछे चलाना चाहिए था, वो होता क्या है क्वांटिफिकेशन के प्रयास में, कि ज्ञान तकनीक के पीछे पीछे चलने लगता है। यूरोप में इस प्रवृत्ति की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी, और तब उधर बहुत सारी नई शिक्षा नीतियां बनी थी, और उसी के बाद से सिस्टम थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म इत्यादि विकसित हुआ था। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एक नई चीज कही गई थी, 1969 की बात है, डेविड स्टन ने कहा था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस। मतलब जो प्रोफेशंस में लगे हुए लोग हैं, मतलब एकेडमिक्स में भी लगे हुए हैं लोग हैं, वो क्या बन जाए, जिसको मैं भारत में कहता हूं पार्टी प्रवक्ता बन जाए। ठीक है? तो शिक्षा नीति पर चर्चा तो बहुत हो रही है, और जब शिक्षण संस्थान हमारे सब बंद थे तभी ये लागू भी हो गया, और इसका 1 साल भी मना लिया गया। ये सब कैसे हो गया, ये सब मुझे कुछ पता नहीं चल पाया है। इसलिए आपके जो विचार है ना, उसका आयाम बहुत विस्तृत है। उसको नई शिक्षा नीति से सिर्फ इसलिए मत जोड़ दीजिए कि आजकल सब लोग नई शिक्षा नीति शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण में करने लगे हैं। लैंग्वेज के लोगों में बड़ी खासियत होती है, और इस चीज को आप सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि कैसे बच्चों का जो मन है उसमें अस्थायी प्रभाव भरा जा सकता है, डाला जा सकता है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इतनी बातें जो कह दिया ना, वो तो ऐसे ही फालतू में अपनी विद्वता दिखाने के लिए कह दिया, क्योंकि नहीं, इसी बात का पंकज जी हमको पैसा देंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, नहीं ऐसा मत बोलिए। हमें सबको, हम तो ये क्वेश्चन आंसर की जो पीरियड है ये लिमिटेड है, ये तो आपको भी पता है। तो इसके बावजूद मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपका जो सीवी है सर, उससे पहले तो सर ने बोला कि आप देना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप इतने विद्वान हैं कि आपके समक्ष तो हम कि कुछ कहने की लायक ही नहीं है। पंकज जी ने बहुत जिद किया, हम कहे छोड़िए भाई, लेकिन माने ही नहीं। क्या करा मैं फिर, तो सुबह सुबह उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया। नहीं सर, तो हम सभी के तरफ से और HRDC सागर के तरफ से, मैं डॉक्टर सोमप्रिया चटर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बंगाली, गोलशी महाविद्यालय वेस्ट बंगाल, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। और आपने जो अपना ये वक्त रखा है
वो क्योंकि हमारे जो कॉन्टेम्पोररी डिस्कोर्सेस है उसके ऊपर रखा है और लिटरेचर के साथ जोड़ के भी भले ही वो संस्कृत से ज्यादा रिलेटेड थे, तो इसके साथ जोड़ के आपने जो वक्तव्य रखा तो हम सभी समृद्ध हुए। और हम सभी आशा करते हैं कि जो कमिंग डेज है हमारे उसमें हम आपको जरूर पाएंगे। तो सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों का आभार।